जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction। देखो बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर। टेम्परेचर का इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, generally on increasing temperature, rate constant increases and rate also increases। देखो जैसे कि हमें रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो बेटा, रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो जब हम देखो क्या लिखा है, जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बेटा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब के की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेट भी यहां पे बढ़ जाएगा, रेट भी यहां पे बढ़ जाएगा। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के के। तो यही लिखा है, जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो रेट भी बढ़ जाएगा, रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो जनरली क्या होता है बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद रिएक्शन का स्पीड या बोल सकते हैं रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो यही लिखा है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई तो रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे हम। देखो decomposition of dinitrogen pentoxide, decomposition of dinitrogen pentoxide, 2N2O5 को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा 4NO2 प्लस O2। अभी देखो बेटा, जब ये रिएक्शन हो रही है तब टेम्परेचर है यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रिएक्शन है एक कंप्लीट हो रही है 5 आवर में। कितने आवर में? 5 आवर में। ठीक है, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यहां पे हमने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई बेटा 12 मिनट्स में। तो देखो यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होने को टाइम लग रहा है 5 आवर, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो रहे हैं 12 मिनट में। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पे स्पीड बढ़ गया, स्पीड को ही लिखेंगे बेटा हम रेट। तो जब भी जनरली क्या होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन को हमसे समझ में आता है। ठीक है, देखो इसके बाद देखो पॉइंट नंबर सेकंड, फॉर अ केमिकल रिएक्शन with rise in temperature by 10 degree Celsius, rate constant nearly double, rate constant nearly double।
नियरली डबल। देखो बेटा क्या लिखा यहां पे हमने, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी हम विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, जब हम टेम्परेचर को बेटा 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल, तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाएगा। देखो रेट लॉ का एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर यहां पे n। तो हम बेटा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो ये जो रेट कांस्टेंट है के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू यहाँ पे डबल हो जाएगी, के की वैल्यू यहाँ पे डबल हो जाएगी। और जब के की वैल्यू डबल हो जाएगी तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा रेट के, तो के डिपेंड है रेट के ऊपर, तो देखो के डबल हो जाएगा तो रेट भी यहां पे रेट भी बेटा यहां पे डबल हो जाएगा। देखो यहां पे क्या लिखा है हमने, टेम्परेचर को जब हम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर तो जनरली के क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। के डबल हो जाएगा तो रेट भी यहां पे डबल हो जाएगा, मतलब रेट को कह सकते बेटा हम, स्पीड भी यहां पे डबल हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। देखो बेटा यहां पे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट, यहां पे टू रेट कांस्टेंट का रेशियो लेना है। यहां पे T डिग्री सेल्सियस और यहां पे लेंगे हम T डिग्री सेल्सियस प्लस ऐड कर देंगे 10 डिग्री सेल्सियस को। तो जब हमने रेट कांस्टेंट के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस को ऐड किया तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेटा जनरली निकल के आएगा 2 या 3। देखो यहां पे क्या लिखा हमने, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल टू रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। तो पहले यहां पे कितना टेम्परेचर बेटा, T डिग्री सेल्सियस, और T डिग्री सेल्सियस में हमने ऐड कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जनरली कितना निकल के आएगा, 2 या 3। जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 रहेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 रहेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी बेटा डबल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट भी यहां पे डबल हो जाएगा। देखो इसे समझेंगे हम, टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, इसे कहेंगे हम रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, के की वैल्यू यहां पे डबल हो जाएगी बेटा। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट कितना है, 1 से, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना रहेगा, 2x, 30 डिग्री सेल्सियस 4x, 8x, 16x, 32x, 64x। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 रहेगी तो हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। अभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पर रेट कांस्टेंट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस पे 1 से, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे 9x, 27x, 81x। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। के क्या है बेटा, यहां पे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को हम डबल करेंगे, रेट कांस्टेंट को हम डबल करेंगे तो रेट भी यहां पे, रेट को लिख सकते हैं हम स्पीड, रेट भी यहां पे डबल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन
टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट is 2. For a particular reaction, temperature coefficient is 2. If the rate of reaction at 30 degrees Celsius is x, find the rate of reaction at 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेटा इसे सॉल्व करना है हमें। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना दे रखा है हमें 2। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे, जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा तो रेट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा तो रेट भी डबल हो जाएगा। तो यहां पे देखो 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है बेटा रेट, यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे रेट दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पे x। तो हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एट 90 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना होगा। तो कितना होगा देखो 30, 40 डिग्री सेल्सियस, 50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा हमें निकालना है। तो यहाँ पे बेटा हर 10 डिग्री सेल्सियस पे, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से बेटा रेट डबल हो जाएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट कितना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 2। तो यहाँ पे x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x। तो 90 डिग्री सेल्सियस पे बेटा, 90 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना होगा 64x। तो यही लिखना है हमको। तो ध्यान में क्या रखना है, जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 रहेगा तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट डबल हो जाएगा, रेट डबल हो जाएगा। देखो पॉइंट नंबर 3 देखेंगे हम, एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ K ऑन T। एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ K ऑन T। एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ K क्या है बेटा यहाँ पे रेट कांस्टेंट, K क्या है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पे टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी बेटा बढ़ जाएगा। तो इसे समझेंगे हम अर्हेनियस इक्वेशन से। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या निकल के आएगा देखो, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो K भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली और माइनस है, तो इसके लिए ग्राफ क्या निकल के आएगा देखो, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा बेटा K, और यहाँ पे लिखेंगे हम टेम्परेचर। तो K क्या है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, A क्या है यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसी को कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और क्या कह सकते हैं इसको अर्हेनियस फैक्टर। ठीक है, ये क्या है बेटा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट रहेगा ये रहेगा जूल पर मोल, और T है यहाँ पे टेम्परेचर।
तो अर्हेनियस इक्वेशन में के रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो देखो बेटा, टेम्परेचर के साथ के कैसा बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इसे समझ चुके होंगे अब तक। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे हम कोलिजन थ्योरी, पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे हम कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। देखो A2 और B2, A2 एंड B2 रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन करके, A2 और B2 रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन करके बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब रिएक्टेंट के अंदर इफेक्टिव कोलिजन होगा तब रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। नॉट ऑल कोलिजन, नॉट ऑल कोलिजन, नॉट ऑल कोलिजन बिटवीन reactant molecule, between reactant molecule are effective। तो सभी के सभी कोलिजन बेटा रिएक्टेंट के अंदर, सभी के सभी कोलिजन रिएक्टेंट के अंदर इफेक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इफेक्टिव कोलिजन नहीं रहेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा। इफेक्टिव कोलिजन नहीं रहेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए देखो, इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा बेटा। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। एक है ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, और सेकंड है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। तो फर्स्ट देखेंगे हम ओरिएंटेशन बैरियर। देखो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए फर्स्ट बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। देखो, ओरिएंटेशन बैरियर A2 प्लस B2 बेटा कन्वर्ट हो रहा है टू AB में। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ओरिएंटेशन बैरियर किसे कहेंगे? देखो, AA रिएक्टेंट और BB रिएक्टेंट बेटा इनका हेड ऑन हेड कोलिजन होना चाहिए, हेड ऑन हेड कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। हेड ऑन हेड, हेड ऑन हेड कोलिजन, या बोल सकते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। हेड ऑन हेड कोलिजन होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। देखो, इस तरह से ओरिएंटेशन होगा, इस तरह से ओरिएंटेशन होगा तो इसे हम प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं कहेंगे, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं कहेंगे। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बेटा हेड ऑन हेड कोलिजन होना चाहिए या प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हो गया फर्स्ट बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। इसके बाद देखेंगे हम एनर्जी बैरियर। देखो, रिएक्टेंट को सेकंड देखेंगे हम एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। रिएक्टेंट को बेटा
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा एनर्जी बैरियर, या बोल सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर किसे कहेंगे, देखो यहां पे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, इस साइड लेंगे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी। यहां पे बेटा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो देखो रिएक्टेंट को बेटा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। देखो बेटा यहां से जो एनर्जी है यहां तक, इसे कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, इसे डिनोट करेंगे हम ए से, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी को कहेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, और कह सकते हैं इसको इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी पे बेटा, यहां पे इस ट्रांजिशन स्टेट पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड फॉर्म होंगे, बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। और इसका जो टाइम है विद इन फ्रैक्शन में बेटा ये एक्टिव ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो जाएगी, विद इन फ्रैक्शन में ये ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले तो इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहेंगे बेटा, इस स्टेट को कहेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट, या बोल सकेंगे इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट क्यों कहा, क्योंकि ये जो स्टेट है वो विद इन फ्रैक्शन में कंप्लीट हो जाएगी, विद इन फ्रैक्शन में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, ए के मॉलिक्यूल ये ब्रेक हो जाएगी, ए के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और ए बी के मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएट स्टेट। तो सेकंड बेटा एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये हो गया एनर्जी बैरियर। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे निकालेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी यहां से जो यहां तक एनर्जी बेटा इसे कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो पूरी एनर्जी है यहां से यहां तक इसे कहेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और यहां से यहां तक इसे कहेंगे हम रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी, ठीक है। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यहां से यहां तक की एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट से यहां तक की एनर्जी, इसे कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की एनर्जी, तो हमें मिलेगी एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका जो यूनिट होगा जूल पर मोल। तो जब रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेगा, इस बैरियर को क्रॉस करेगा, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए बेटा रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो बेटा हम एक्टिवेशन एनर्जी समझने के लिए सेकंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए यहां पे लिखेंगे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पे बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं और यहां पे एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी। ठीक है, देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की क्वांटिटी यहां पे बढ़ती जा रही है बेटा, और यहां पे एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जो भी मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल बेटा इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, इसे कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो भी मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक्टिवेशन, एक कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा प्रोडक्ट में, एक कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहां पे कितना है? T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस पे बेटा ये जो मॉलिक्यूल है इस एक्टिवेशन एनर्जी को, ये जो फ्रैक्शन है, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अभी हमने क्या किया देखो, और इसमें 10 डिग्री सेल्सियस ऐड किया, टेम्परेचर हमने फिर से 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस किया बेटा। तो ये फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन बढ़ गया, तो फ्रैक्शन बढ़ गया मतलब और ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फ्रैक्शन बढ़ गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि और ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और ये क्या है बेटा, यहां पे देखो, ये यहां पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? ये सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी इधर है। ठीक है, ये क्या है? ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, ए वाली एनर्जी है ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास, जैसे कि यहाँ पे 2 किलो जूल, 3 किलो जूल, 4, 5, 6। तो ठीक है, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास बेटा 4 किलो जूल वाली एनर्जी, तो इसे कहेंगे हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास ये वाली एनर्जी। ठीक है, और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो यहाँ पे था T डिग्री सेल्सियस, तो फ्रैक्शन कम था, टेम्परेचर ऐड किया 10 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रैक्शन यहाँ पे बढ़ गया बेटा, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को जो मॉलिक्यूल पार करेंगे, बैरियर को क्रॉस करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो बेटा, हमें अरेनियस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म के ग्राफ ड्रॉ करने, अरेनियस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म के ग्राफ ड्रॉ करने। तो देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e की पावर माइनस a बाय RT, और कैसे लिख सकते हैं? k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस a बाय RT। अरेनियस इक्वेशन क्या है बेटा? यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन हमने देख रखा है, k इक्वल टू a e की पावर माइनस a बाय RT। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा रेट के, तो k बढ़ेगा तो रेट भी यहां पे बढ़ेगा। तो रेट की जगह हमने देखो, k की जगह हमने यहां पे क्या लिखा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e की पावर माइनस a बाय RT, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e की पावर माइनस a बाय RT। और इक्वेशन क्या है हमारे पास? अरेनियस इक्वेशन k इक्वल टू a e की पावर माइनस a बाय RT। अभी इसे हम नेचुरल लॉग यूज करके सॉल्व करेंगे। देखो, ln k इक्वल टू ln
ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसे कैसे लिखेंगे? एल एन के इक्वल टू ए प्लस माइनस सी समोर आ जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? ई ए बाय आर टी। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? देखो वाई एम एक्स सी। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ गया? देखो 1/t, 1/t। स्लोप क्या है बेटा इसका? स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप आएगा माइनस ई ए बाय आर टी। वाई एक्सिस पे है एल एन के और इंटरसेप्ट क्या है इसका? एल एन ए। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म अरेनियस इक्वेशन का। अभी एल एन को बेटा हमें चेंज करना है लॉग, यहां पे एल एन की जगह हम क्या रख सकते हैं? लॉग ई, लॉग टू बेस ई। एल एन इक्वल टू लॉग टू बेस ई। देखो सेकंड ग्राफ निकालेंगे हम इसके लिए। एल एन के देखो सेकंड ग्राफ निकालेंगे हम। एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ये क्या है बेटा? एल एन क्या है? नेचुरल लॉग। ठीक है, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो नेचुरल लॉग को लिख सकते हैं हम लॉग ई, लॉग टू बेस ई। तो क्या आ जाएगा? लॉग के टू बेस ई इक्वल टू लॉग ए टू बेस ई माइनस ई ए बाय आर टी। तो इसके लिए ग्राफ क्या आएगा? वाई एम एक्स सी। तो यहां पे देखो बेटा एक्स एक्सिस पे है 1/t। ठीक है, स्लोप क्या है? निगेटिव। इंटरसेप्ट यहां पे लॉग ए टू बेस ई और वाई एक्सिस पे है लॉग के टू बेस ई। तो ये हो गया सेकंड फॉर्म अरेनियस इक्वेशन का। अभी इसको हमें लॉग 10 में कन्वर्ट करना है। देखो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए क्या ग्राफ आएगा? देखो लॉग ई को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? लॉग ई इक्वल टू लॉग ई एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स टू बेस 10। तो लॉग ई के जगह बेटा हम यहां पे लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10। तो देखो क्या निकल के आएगा? इसे कन्वर्ट करेंगे हम 2.303 लॉग के टू बेस 10 इक्वल टू 2.303 लॉग ए टू बेस 10 माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर देंगे हम 2.303 से। 2.303 तो क्या निकल के आएगा? देखो 2.303 कैंसिल। तो हमारे पास निकल के आ गया बेटा लॉग के टू बेस 10 इक्वल टू लॉग ए टू बेस 10 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो देखो यहां पे y एक्सिस पे है लॉग के टू बेस 10। एक्स एक्सिस पे बेटा 1/t। स्लोप क्या है? निगेटिव है, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन a अपॉन 2.303 r। और इंटरसेप्ट कितना दे रखा है? इंटरसेप्ट दे रखा है लॉग ए टू बेस e। तो ये हो गया थर्ड फॉर्म अरेनियस इक्वेशन का।
देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, के की वैल्यू दे रखी है के 5 इंटू 10⁻11 e की पावर 29000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। और हमें क्या निकालना है देखो, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी बेटा हमें। तो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन के साथ, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। ठीक है, तो माइनस ए बाय आर टी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो, माइनस ए बाय आर टी की वैल्यू दे रखी है माइनस 29000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी बेटा 29000 केल्विन इंटू आर, आर की वैल्यू लेंगे हम 29000 केल्विन इंटू 8.314 जे के इनवर्स मोल इनवर्स, यूनिट क्या है जे के इनवर्स मोल इनवर्स। तो केल्विन माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये आएगा 1 2 3 4 2.9 इंटू 10⁻4 इंटू 8.3, तो ये आएगा 2.9 को लिखेंगे 3, 8.3 को लिखेंगे हम 8 इंटू 10⁻4 24 इंटू 10⁻4, ये आएगा जूल में। ठीक है, और कैसे लिखेंगे 240 इंटू 10⁻3 जूल, तो 1 किलो जूल होता है बेटा 10⁻3 जूल, तो 10⁻3 की जगह लिखेंगे हम 240 किलो जूल। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 240 किलो जूल। तो अप्रोक्सीमेट किससे मैच हो रही है देखो 1 2 3 थर्ड से मैच हो रहे। ठीक है, देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है देखो, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज ऑल्सो डबल। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा तो रेट डबल हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो देखो जब हम 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कितना हो जाएगा हमें निकालना है। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद रेट डबल हो रहा है बेटा। तो देखो 10 से जाना है हमें 100 तक, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस पे बेटा रेट डबल होता है। तो यहाँ पे देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना दे रखा है, if the zero order reaction for every 10 degree Celsius rise of temperature rate is also double if the temperature increase from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius। तो सपोज बेटा 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना है x, 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना है x। तो 10 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट डबल हो जाएगा, 4x का कितना हो गया 2x हो गया। फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो रेट डबल हो जाएगा, 4x, 8x, 16x, ये कितना होगा 32x, 64x, 128x, 128x से कितना हो जाएगा 256x और 256 से कितना हो जाएगा देखो 512x। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे रेट रहेगा बेटा, इसका आंसर आएगा सेकंड। हर 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट डबल हो जा रहा है। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दे रखा है देखो, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ इथिल आयोडाइड बाय द रिएक्शन। इथिल आयोडाइड का डीकंपोजिशन हो गया बेटा यहाँ पे, और टेम्परेचर दे रखा है T1 600 केल्विन और K1 दे रखा है 1.60 इंटू 10⁻⁵
सेकंड इनवर्स। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखी है 209 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, K2 हमें निकालना है, K2 यहां से हमें निकालना है, और T2 दे रखा है हमें 700 केल्विन। तो देखो K2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे log K2 बाय K1 बेस 10 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो वैल्यू पुट करनी बेटा, देखो log K2 बाय K1, K1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.60 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 5 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 209 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 अपॉन 2.3, R की वैल्यू लेंगे हम 8.3। टेम्परेचर कितना है T1 है बेटा 600 और T2 है 700। तो यहां से हम log K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो log K2 माइनस log 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 5 इक्वल टू 209 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3। तो ये कितना आएगा बेटा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100 अपॉन 42, कितने जीरो है 1 2 3 4, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, इसे हम 8 लेंगे, इसे 2 लेंगे 16। ठीक है, यहां से 20 कैंसल, 1 1 1 2 3 कितना आ गया 4.2, ये क्या हो गया, यहां से कैंसिल हो गया। तो कितना आएगा देखो, ये log K2 है माइनस 5 प्लस 5 1.6 माइनस 0.2, अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे बेटा हम, log 2 का कितना आता है 0.3, तो 1.6 का कितना ले सकते हैं हम 0.2 log K2, और यहां से कितना आएगा देखो ये 20901, ये ऊपर जाएगा 16 इंटू 42, तो 42 कितना आएगा 672 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 20 मतलब अप्रोक्सीमेटली किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो log K2 माइनस 0.48 इक्वल टू ये कितना आ गया यहां पे, अप्रोक्सीमेटली आएगा 3 माइनस 4.8, ये कितना आ गया 3 माइनस 4.8, माइनस 4.8, सॉरी आएगा प्लस 4.8 इधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 4.8, मतलब कितना आ गया ये देखो 1.8, इसे हम लेंगे अप्रोक्सीमेटली 2, तो log K2 यहां पे आ गया 2 का एंटी लॉग करेंगे, देखो 2 का एंटी लॉग करेंगे तो K2 की वैल्यू यहां पे आएगी बेटा 6.33 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स। तो एक बार इसको आप अच्छी तरह से फिर से देख लो और समझ लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आंसर आएगा फर्स्ट। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है देखो
फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रखी है? एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है बेटा हमें 0। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 0 एंड रेट कांस्टेंट देखो T1 दे रखा है हमें 200 केल्विन और K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.6 इंटू 10⁻6 सेकंड इनवर्स। द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन कितना होगा हमें निकालना है। T2 दे रखा है बेटा 400 केल्विन पे, रेट कांस्टेंट K2 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? log K2 by K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू R 1/T1 माइनस 1/T2। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रखे बेटा हमें? 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0 निकल के आएगी। तो log K2 by K1 इक्वल टू कितना होगा? 0। ठीक है, इसका एंटीलॉग करेंगे, 0 का एंटीलॉग करेंगे बेटा, 0 का एंटीलॉग करेंगे तो कितना निकल के आएगा? K2 by K1 इज इक्वल टू एंटीलॉग 0 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। तो K2 by K1 कितना आ गया? 1। K2 by K1 आ गया बेटा यहाँ पे 1। एंटीलॉग 0 की वैल्यू आएगी 1। तो देखो K2 कितना दे रखा है हमें, K2 निकालना है। K1 हमारे पास है, K2 by K1 कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻6 सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से K2 की वैल्यू आएगी बेटा 1.6 इंटू 10⁻6 सेकंड इनवर्स। तो हमें K2 फाइंड करना था, तो कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻6 सेकंड इनवर्स। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है? देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, X कन्वर्ट हो रहा है Y में। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी तो डेल्टा H रहेगा बेटा नेगेटिव। ठीक है, हैज ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन दे रखी है, ई फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रखी है 30 किलो जूल पर मोल। जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी बेटा, जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो इसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, ई बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी। तो कितने आएगी? देखो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो डेल्टा एच कितना दे रखा है हमें? देखो डेल्टा एच दे रखा है बेटा हमें डेल्टा एच इक्वल टू चेंज डेल्टा एच ड्यूरिंग द रिएक्शन माइनस 20 किलो जूल, माइनस 20 किलो जूल। तो ई फॉरवर्ड दे रखा है हमें 30 किलो जूल माइनस ई बैकवर्ड। तो ये कितना निकल के आएगा? देखो ये निकल के आएगा ई बैकवर्ड इक्वल टू 30 प्लस 20, ई बैकवर्ड आएगा बेटा 50 किलो जूल। कितना आएगा? 50 किलो जूल। तो ई बैकवर्ड के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 50 किलो जूल।